हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? मज़े में? चलो आज हम लोग थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है शुक्राणु की संरचना उसको पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का शुक्राणु का डायग्राम है। शुक्राणु के टोटल 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो ये पोर्शन है वो हेड कहलाता है। हेड के नीचे का जो पोर्शन है ये हो गया हम लोगों का टोटल सिर। ये जो सिर है, सिर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला पोर्शन एक्रोसोम कहलाता है और एक्रोसोम के जस्ट नीचे वाला पोर्शन केंद्रक कहलाता है। न्यूक्लियस है जिसके अंदर अवगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। सिर के नीचे का जो ये नैरो लाइक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके जो स्ट्रक्चर है पतला सा, उसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं, गर्दन कहते हैं। और ग्रीवा के नीचे का जो ये पार्ट है ये मध्य परत है, मध्य परत नहीं, मध्य भाग है। और पीछे का ये लंबा सा संरचना ये टेल है, पूंछ है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है। शुक्राणु को हम लोग टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, इसका सिर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। ये पार्ट इसका नेक हो गया और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसका मिडिल पीस हो गया, मध्य भाग हो गया। और मिडिल पीस के नीचे का जो भाग है वो पूंछ कहलाता है। अब हम लोग देखें कि क्या क्या इसके अंदर की संरचना है। तो जो सिर वाला पार्ट है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वाला पार्ट एक्रोसोम और दूसरा जो भाग है एक्रोसोम के जस्ट नीचे वो केंद्रक है। अब देखें कि ये जो एक्रोसोम है वो एक्रोसोम का क्या फंक्शन है। तो ये जो एक्रोसोम है ये एक तरह का टोपीनुमा संरचना है जो सिर के ऊपर वाले पोर्शन में पाया जाता है। ये जब शुक्राणु इन करता है एम्पुला में और जब ओवम से मिलता है, अंडाणु से मिलता है, तो यह एक रसायन सेक्रेट करता है, ये एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिस एंजाइम को हाइलुरोनिडेज कहते हैं। जिस एंजाइम की सहायता से ये ओवम का जो दीवार रहता है उसको भेदने का काम करता है ताकि शुक्राणु आसानी से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके। और ये सिर वाले पार्ट के ये सिर वाले पार्ट का जो दूसरा भाग है उसमें केंद्रक है जो अवगुणित होता है और इसमें पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भरा रहता है। नीचे का भाग गर्दन कहलाता है जो थोड़ा सा संकरा टेढ़ा सा पार्ट है। और गर्दन के नीचे का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, मध्य भाग कहलाता है। और ये जो गर्दन है, गर्दन सेंट्रियोल से मिलकर के बना होता है जो इसको कोशिका विभाजन में मदद करता है। मध्य भाग जो है इसमें ढेर सारे मतलब असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के पूंछ को आगे की ओर पुश होने में, आगे की ओर मूव करने के लिए, गति करने के लिए पोषण प्रदान करते हैं। और ये जो पूंछ वाला पार्ट है ये शुक्राणु का सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा पार्ट है पूंछ। इसी पूंछ की वजह से शुक्राणु मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर इन करता है। ठीक है बच्चों, फिर से हम लोग एक बार समझें। शुक्राणु के टोटल 4 पार्ट कौन कौन से, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड के 2 पार्ट, एक एक्रोसोम और दूसरा न्यूक्लियस या केंद्रक कह ले। एक्रोसोम टोपीनुमा संरचना है जिससे क्या होगा, जिसके अंदर एक सहायक एंजाइम सक्रिय होगा जो अंडाणु को भेदने का काम करेगा। सिर के मतलब दूसरे पार्ट केंद्रक कहलाते हैं जिसके अंदर अवगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। मध्य भाग ये जो सिर है, सिर के नीचे का पोर्शन ग्रीवा कहलाता है जो सेंट्रियोल से बना होता है। और गर्दन के नीचे का भाग मध्य भाग कहलाता है जिसके अंदर असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इसको पोषण प्रदान करने के लिए ऊर्जा देता है। इसके बाद नीचे का जो पूरा पोर्शन है, मध्य भाग के नीचे का पोर्शन पूंछ कहलाता है जिसकी सहायता से स्पर्म एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। अब हम लोग देख रहे हैं, इसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। क्या लिखा है, तो शुक्राणु के 4 भाग, हेड सिर, दूसरा ग्रीवा नेक, मध्य भाग मिडिल पीस और लास्ट पूंछ टेल। शुक्राणु का जो सिर है, सिर जो है वो ऊपरी खुला हुआ भाग है
जिसके मध्य में ओगुनित केंद्रक है। ये ओगुनित केंद्रक है जो पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर टोपीनुमा संरचना हम लोग देख रहे हैं। ये टोपीनुमा संरचना है जिसको क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहेंगे। एक्रोसोम से हाइलोडोज नामक एंजाइम निकलता है जो निषेचन के समय मादा युग्मक में शुक्राणु को प्रवेश कराने में सहायक होता है। अब हम लोग सिर से नीचे आते हैं। सिर से नीचे क्या है, ग्रीवा है। सिर से नीचे वाला भाग ग्रीवा कहलाता है जो किस चीज से बना होता है, सेंट्रियोल से बना होता है। तो ठीक है बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करना है तो नोट कर लो। मध्य परत मिडिल पीस, ये मिडिल पीस जो है वो गर्दन से नीचे का पोर्शन होता है जिसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम लोगों का लास्ट पोर्शन आ गया पूंछ। ये जो पूंछ है शुक्राणु का सबसे बड़ा लंबा भाग होता है और पूंछ में पूरे जो कोशिका द्रव्य है वो भरा रहता है। पूंछ के बीचों बीच कुछ तंतुमय संरचना होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोनिम। और यही पूंछ है जिसकी वजह से शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह गति कर पाता है। अगर हम लोग देखें कि अगर प्रत्येक वयस्क मानव जो है उस वयस्क मानव में प्रत्येक दिन शुक्राणु का निर्माण लगभग 10⁻12 से 10⁻13 शुक्राणु का निर्माण होता है। मतलब एक दिन में मिलियन शुक्राणु का निर्माण एक नर, वयस्क नर के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे शुक्राणु को समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चलो एक बार नोट डाउन कर लो तुम लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और कैसे हो? चलो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis, अंडाणु जनन को। अंडाणु जनन क्या होता है? तो ये जो अंडाणु जनन है ये एक मादा युग्मक है। तो परिपक्व मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनने की क्रिया अंडाणु जनन या oogenesis कहलाती है। ठीक है, oogenesis को हम लोगों ने समझा क्या है। तो मादा का जो युग्मक है जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें मादा युग्मक का निर्माण हो अर्थात अंडाणु का निर्माण हो, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अंडाणु जनन अर्थात oogenesis। अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है वो मादा में जब वो अपने माँ के गर्भ में रहती है, गर्भाशय के अंदर रहती है और उसका जो एज होता है मात्र 25 वीक का होता है, तभी स्टार्ट हो जाता है अंडाणु जनन की प्रक्रिया, शुरू हो जाता है। अब मन में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया। हम लोगों ने देखा था शुक्राणु जनन में, तो शुक्राणु जनन से अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है भिन्न है, उससे थोड़ा सा इसमें अंतर है। नाम तो है कि दोनों में, एक में नर युग्मक बनेगा एक में मादा युग्मक बनेगा, मिलती जुलती प्रक्रिया है, तो सारा प्रोसेस मिलता जुलता होगा, ऐसी बातें नहीं है। शुक्राणु जनन जो था जब मेल में प्यूबर्टी हिट करती थी अर्थात जब नर 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आता था तब उसमें शुक्राणु बनना शुरू होता था। लेकिन अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है कब शुरू हो जाती है, जब फेटस अपने मम्मी के यूट्रस में रहता है तभी यह स्टार्ट हो जाता है। उस समय उसका जीवन कितना रहता है, 25 वीक का मात्र रहता है, तभी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। नेचर क्या कहता है, अरे अभी तो तुम 25 वीक की हो, अभी तो तुम पैदा भी नहीं ली, अभी बहुत छोटी हो और तुम गैमेटोजेनेसिस किस तरह से करोगी, तुम oogenesis कैसे करोगी, मत करो oogenesis। लेकिन ये क्या कहता है, नहीं हमको तो oogenesis करना ही है। तो oogenesis के लिए
क्या होता है, हम लोग देखते थे ओवरी, ओवरी में ढेर सारे oocytes होते हैं। क्या होते हैं? ओवरी में मान लो ये oocytes हैं, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2n, इसको हम लोग क्या कह दिए, oocyte कह दिए, या आदि अंडजननी कोशिका। ठीक है, ये दोनों ओवरी में मिलियन की संख्या में होता है, बहुत सारे होते हैं, इसको हम लोग फॉलिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब ये माँ के वूम में ही रहती है तो प्रथम समसूत्री विभाजन की शुरुआत हो जाती है, फर्स्ट समसूत्री विभाजन। अब हम लोग थोड़ा सा समसूत्री विभाजन को समझें कि ये समसूत्री विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका का तो निर्माण होता है, लेकिन उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। नाम है इसका सम, मतलब बराबर, और सूत्र मतलब गुणसूत्र। वैसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने पेरेंट सेल के बराबर हो, वैसे कोशिका विभाजन को क्या कहेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो एक कोशिका में अगर समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो एक से कितने सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल का निर्माण होगा। एक सेल से कितना बन गया, 2 सेल, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या रहेगा, 2n। ठीक है, अब ये जो oocyte था यहाँ पे इसका नाम बदल जाता है। नाम क्या हो जाता है इसका, इसका नाम हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, या हम लोग इसको प्राथमिक अंडजननी कोशिका भी कहेंगे। अब ये जब प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है तो फिर नेचर कहती है किसको, फेटस को, जो अपने मम्मी के गर्भ में है। फेटस मतलब हो गया कि डेवलपिंग बेबी के लिए एक वर्ड आता है फेटस। ठीक है, अब ये क्या है कि ये जब समसूत्री विभाजन करके 2 सेल का निर्माण करती है और उसका जेनेटिक मटेरियल मतलब गुणसूत्र भी 2n होता है, तब फिर ये क्या करती है, आगे का विभाजन शुरू कर देती है, जिसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन। अब पहले हम लोग थोड़ा सा अर्धसूत्री विभाजन देखें। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन पूरी तरीके से जो होती है उसमें 2 फेज लगते हैं, मतलब पूरा होने में इसको 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है, एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नेचर कहती है अरे अब तो तुम बहुत छोटी हो, अभी तो तुम मम्मी के वूम में हो, फिर तुम रुक जाओ, मत करो गैमेटोजेनेसिस, मत करो oogenesis। लेकिन फिर भी ये करती नहीं, हमको करना ही है। तो थोड़ा सा हम लोग अर्धसूत्री विभाजन को समझ लें। अर्ध मतलब क्या हो गया, आधा, हाफ, और सूत्री का मतलब हो गया गुणसूत्र या क्रोमोसोम। वैसा कोशिका विभाजन जिसमें जब दोनों स्टेज पूरा होता है तो एक कोशिका से टोटल 4 कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तो शुरू करती है माँ के गर्भ में, लेकिन नेचर कहता है तुम नहीं शांत रहोगी, चलो तुमको किडनैप कर लेते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन बहुत प्रावस्थाओं में पूरा होती है। इसका प्रोफेज फर्स्ट एक प्रावस्था है, इसकी प्रोफेज फर्स्ट, जो शुरू करती है, लेकिन शुरू करने के बाद प्रोफेज फर्स्ट तक आती है, उसी समय नेचर क्या करता है, इसको अरेस्ट कर लेता है कि चलो अब तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकती, तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली। ऐसी कोई बात नहीं होती, लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार देखते हैं क्या हो गया अंडाणुजनन। तो परिपक्व वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा परिपक्व मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडाणु जनन कहेंगे। अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कब होती है,
तो जब फेटस मतलब जो डेवलपिंग बेबी है वो अपने मदर के गर्भ में रहता है तब से ही स्टार्ट हो जाता है, अर्थात 25 सप्ताह के एज से ही ये अंडाणुजनन की प्रक्रिया को शुरू कर लेता है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ा अंडाशय है, तो अंडाशय के अंदर ढेर सारे आदि अंग जननी कोशिका है, जिस कोशिका से हम लोगों को आगे चल करके ओवम मतलब अंडाणु प्राप्त होगा। इस अंड जननी कोशिका को हम लोग oocytes भी कहते हैं, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है मतलब इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो क्या होता है, द्विगुणित अर्थात 2n होता है। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये जो oocytes हो गए द्विगुणित oocytes, उसमें पहला समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री में क्या हो गया, एक कोशिका जो है दो कोशिका में बढ़ तो जाते हैं लेकिन उसका जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो अपने मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स कोशिका के बराबर होती है। अब यहाँ क्या हो गया, oocyte से दो सेल बच गए जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रह गई, द्विगुणित रह गई, और इसका नाम बदल के क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक अंडजननी कोशिका। अभी तक क्या है, फेटस अपने मम्मी के वूम में भी है। अब क्या होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू करता है, और हम लोग जान रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में पूरा होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट स्टेज और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड स्टेज। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट करता है तो उसकी एक प्रावस्था आती है प्रोफेज फर्स्ट। उस प्रोफेज फर्स्ट में ही अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाता है, अरेस्ट कर ली जाती है, किडनैप कर ली जाती है। नेचर कहती है तुमने बहुत मनमानी कर ली, अब चलो शांत हो जाओ, ठीक है। अब आगे की क्रिया करना जब तुम्हारा बर्थ हो जाएगा और प्यूबर्टी हिट हो जाएगी मतलब तुम्हारा यौवना आरंभ हो जाएगा तब करना, ठीक है। तो यहाँ तक की स्थिति पे यहीं पे रुक जाती है। अब क्या था, ये 25 वीक से धीरे धीरे 9 मंथ के बाद क्या हो जाता है, लड़की का जन्म हो जाता है। बर्थ के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 11 12वां साल आ जाता है। 12 से 13 वर्ष के बीच मादाओं में क्या होता है, प्यूबर्टी आरंभ हो जाती है मतलब जवान हो जाती है, यौवना आरंभ हो जाता है। तो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में 12 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया कि जो अंडाणुजनन का जो आधा क्रिया था वो अंडाणुजनन की क्रिया को पूरी करता है। अब क्या हो गया, जो अंडाशय था अंडाशय में मिलियंस फॉलिकल थे। ये जो फॉलिकल था अंडाशय में बहुत ज़्यादा था, मिलियंस में था, लेकिन धीरे धीरे जन्म तक मतलब 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक में धीरे धीरे वो नष्ट होने लगते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। और 12 से 13 वर्ष की अवस्था में 60,000 से 80,000 फॉलिकल ही बच पाते हैं। इतनी बातें आ गई समझ में। क्या हो गया, तो बहुत सारे ये जो oocytes थे बहुत सारी संख्या में थे, मिलियन संख्या में थे, लेकिन क्या हो गया 1 से लेकर के 13 वर्ष तक 12 वर्ष तक आते आते इसकी संख्या धीरे धीरे घटती गई, ये डिजनरेट करते गया और 12 से 13 वर्ष की अवस्था में इसकी संख्या कितनी बच गई, 60 से 80,000 फॉलिकल। अब जो बाकी का प्रोसेस बचा हुआ था यहाँ, अब बाकी का प्रोसेस पूरा होगा। तो अब हम लोग देखें क्या होता है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करेगा तो एक कोशिका से 2 सेल बनेंगे, एक सेल M मतलब अगुणित कोशिका रहेगी और एक होगा फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तब इसका नाम क्या हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्या हो गया, जब ये 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आया तब इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड था वो प्रोफेज फर्स्ट फिर से पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन का एक स्टेज पूरा होता है और ये स्टेज पूरा होने के बाद एक अगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे।
और एक छोटा सा सेल बनता है, छोटा सा बना लो इसको, एक छोटा सा सेल बनता है जिसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डीजेनरेट हो जाता है। अब क्या होता है, हम लोग का जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है वो शुरू हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो सेकेंड है वो पूरा कहाँ होता है, तो जब एग और स्पर्म दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तब। अभी तक तो हम लोग को सेकेंडरी oocyte ही मिल पाता है, सेकेंडरी फॉलिकल ही मिल पाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं तब ये एन बन गया और ये छोटा सा पोलर बॉडी बन गया, पोलर बॉडी। तो इस पोलर बॉडी का नाम क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte। और ये फिर क्या बन गया, सेकेंडरी, सॉरी ये हो गया सेकेंडरी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी और ये हो गया सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte से हम लोग को मैच्योर ओवम की प्राप्ति, जब फर्टिलाइजेशन पूरा होता है, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तब बनेगा। तब क्या हो जाता है कि ये हम लोगों का ओवम रहेगा। ओवम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जोना पेलुसुडा। जोना पेलुसुडा के बाहर एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम लोग थीका इंटरना, इसके बाहर भी एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम लोग कहेंगे थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना के बाहर एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम लोग कहेंगे कोरोना रेडिएटा। और इस टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। जब क्या होता है, स्पर्म इसके पास आती है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें घुस करके इसको निषेचन कर देता है, जिसको हम लोग निषेचन वाले टॉपिक में देखेंगे। चलो फिर से हम लोग एक बार और समझ लेते हैं, पूरा सबक करते हैं। चलो आओ समाप्त करते हैं। क्या है, अंडाणुजनन क्या है, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें परिपक्व मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनने की प्रक्रिया शामिल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडाणुजनन। अंडाणुजनन की जो प्रक्रिया है मादाओं में कब स्टार्ट होती है, जब मादा अपने मम्मी के गर्भ में रहता है, 25 वीक की एज में रहता है, तब अंडाणुजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओवरी में मिलियंस oocytes पड़े होते हैं जिसको हम लोग आदि अंडजननी कोशिका कहते हैं, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, 2n होता है। इसमें प्रथम समसूत्री विभाजन होता है और उससे 2 सेल का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या अपने पेरेंट सेल के बराबर होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेज में पूरा होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में एक सेल का निर्माण होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे और एक जो बनता है छोटा सा सेल उसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, ये है हम लोगों का सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन, जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है तो एक और सेल का निर्माण होता है, एक छोटा सा सेल बनता है जिसको हम लोग सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी का कोई काम नहीं रहता, वो डीजेनरेट कर जाता है। चलो इसको काट देते हैं, मर गया ये। अब ये जो सेकेंडरी oocytes है वो यहाँ तक ऐसे ही रह जाता है, इससे हम लोग को मैच्योर ओवम नहीं प्राप्त होता है, सेकेंडरी oocyte ही रह जाता है। जब एग और स्पर्म आपस में मिलेगा तब सेकेंडरी oocyte से ओवम निकलता है। तो अब चलो थोड़ा सा, अगर ये दुल्हन बन रही है तो इसको थोड़ा सा सजा सवार देते हैं। तो क्या होता है, इस सेकेंडरी oocyte जो है उसके ऊपर में एक लेयर चढ़ जाती है जिसको
जिसको हम लोग जोना पेलासुडा, जोना पेलासुडा के ऊपर एक लेयर इसको थीका इंटरना, थीका इंटरना के बाहर भी एक लेयर चल जाती है जिसको थीका एक्सटर्ना, और उसके बाहर भी एक लेयर रहती है जिसको हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इस तरह से एक हम लोगों को मैच्योर ओवम मिल जाता है। जब 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ये जब फीमेल आती है अपने प्यूबर्टी एज में, तब फॉलिकल की संख्या कितनी बच जाती है? 60 से 80 हजार। लेकिन ये भी फॉलिकल डिजनरेट होते होते सिर्फ मादा शरीर में अंडाणु की संख्या अगर देखें तो अंडाणु की जो संख्या है, मैच्योर अंडाणु की संख्या, परिपक्व अंडाणु की संख्या, परिपक्व अंडाणु की संख्या 450 से 500 होती है। क्योंकि क्या है कि ये जो मादा है, मादा पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक में पढ़ेंगे, प्यूबर्टी स्टार्ट होता है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में, ये oogenesis की क्रिया होती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है, इसी oogenesis में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एक क्या हो जाता है? मर जाता है। तो मरने के बाद जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग रजोदर्शन, फर्स्ट मासिक चक्र को क्या कहेंगे? रजोदर्शन, या इसी को हम लोग मेनार्क भी कहते हैं। और जब लास्ट होगा मासिक चक्र तो उसको हम लोग रजो निवृत्ति, निवृत्ति मतलब खत्म होना, रजो मतलब रज धर्म, मासिक चक्र या मेनोपॉज, मेनोपॉज, मेनोपॉज कहेंगे। ठीक है, देखो क्यों? क्योंकि मिलियंस जब जन्म ले रहा था तो मिलियंस फॉलिकल थे, लेकिन धीरे धीरे जब 12 से 13 वर्ष की अवस्था आई तो फॉलिकल धीरे धीरे नष्ट होते होते कितना बच गया? 60 से 80 हजार। और फिर जब इसमें मेंस्ट्रुएशन अंडाणु जनन की क्रिया पूरी हो, मतलब शुरू हो जाती है और अंडाणु जनन की प्रक्रिया पूरी होगी, तब तो एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होगा। तो जब अंडाणु परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है तो टोटल अंडाणु की संख्या कितनी बच जाती है? 450 से 550। ये जो है 450 से 550 क्या है? परिपक्व अंडाणु है, जो कि पूरा प्रजनन जो काल होता है मादा का कितना वर्ष है? 13 वर्ष की अवस्था में ही मादा जो है वो माँ बनने के लायक हो जाती। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो फीमेल बॉडी में डेवलप नहीं होती, इसीलिए वो बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ पे oogenesis की क्रिया शुरू हो जाती है, वो माँ बायोलॉजिकली वो मदर बन सकती है। वहाँ से लेकर के जब तक कि उसका मासिक चक्र खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो माँ बन सकती है। तो जो इसका 12-13 से लेकर के 12-13 साल से लेकर के 45 से 50 वर्ष के एज में टोटल 450 से 500 एग का ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग करती है। हम लोग जानते हैं पर मंथ एक एग का ओव्यूलेशन होता है, तो 12 महीने मतलब एक साल में 12 एग। तो इसी तरह से तुम लोग जोड़ सकते हो, 12 साल से शुरू हुआ और 50 साल के बीच में 450 से 550 अंडे का निर्माण होता है। तो ये भी बोर्ड ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। और ये भी पूछता है कि 12 से 13 साल की अवस्था में कितना फॉलिकल बच जाता है? तो 60 से 80 हजार। 60 से 80 हजार भी खत्म होकर के डिजनरेट होते जाता है। और फिर बच कितना पाता है प्रजनन के लिए? तो 450 से 500 परिपक्व अंडाणु बच पाता है। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। चलो, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि क्या समझ में नहीं आए। फिर हम लोग अगले क्लास में इसका डिस्कस कर लेंगे। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो तो